गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम आपको फिजिक्स साइंस का पार्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स से हम पदार्थ के भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं और क्लास 10 का फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। आज के लेक्चर वीडियो बनाने का मेरा मकसद है, क्योंकि मैं अपना वीडियो बनाने में जो मैं चैनल अपना बनाया हूँ लेट से बनाया, तो 2023 में अपियर होने वाले विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा उपयोगी तो नहीं हो पाएगा, लेकिन नेक्स्ट जो 2024 में होंगे उन्हीं को ध्यान में टारगेट रखकर मैं आज का फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ, जो लेक्चर का होगा फिजिक्स। सब्जेक्ट है फिजिक्स, चैप्टर है आपका प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश है क्या। सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में जान लेते हैं। तो जरा कल्पना कीजिए कि अगर प्रकाश नहीं हो तो हम किसी वस्तु को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। प्रकाश में काम करने की क्षमता भी होती है। तो प्रकाश के जानने से पहले हम ऊर्जा को जान लेते हैं कि ऊर्जा है क्या, जो हम क्लास 8 और 9 में पढ़ चुके हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। और प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करती है। प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करती है। प्रकाश में कार्य करने की क्षमता भी होती है। इसे हम क्लियर भी कर सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा के कारण आज जो सौर कुकर बनी हुई है, या तो उतना छोड़ दीजिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो करता है पेड़ पौधे, उससे भोजन का निर्माण करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है, तो उसमें कार्य करने की क्षमता है तब तो। या तो ऐसे मान लीजिए, एक बाउल ले लेंगे, कटोरा ले लेते हैं, इसमें पानी भर लेते हैं, एक बाउल आ लेते हैं, इसमें पानी भर लेते हैं और इसमें चना डाल देते हैं, इसमें भी चना डाल देते हैं। एक कटोरे को हम धूप में रख देते हैं, एक कटोरे को हम छाया में रखते हैं। घंटे 2 घंटे तत्पश्चात हम पाते हैं कि इसका पानी तो गर्म हो ही गया और चना भी इसकी अपेक्षा इसमें ज़्यादा सूजन आ गई, सॉलो हो गई, फूल गई। इसका मतलब क्या है? धूप में अर्थात प्रकाश में काम करने की क्षमता है, ऊर्जा है। ऊर्जा थी तब तो वह पानी गर्म हो गई। तो अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण क्या है देखिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण। सबसे पहले तो यह सभी दिशाओं में गमन करती है। सभी दिशाओं में गमन करती है। किसी एक बिंदु स्रोत से, किसी एक पॉइंट से जब प्रकाश उत्सर्जित होती है तो यह ऑल डायरेक्शन में उत्सर्जित होती है, गमन करती है। सेकंड है कि यह सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है वह सीधी रेखा में गमन करती है। इस चीज को सिद्ध करते हैं हम क्लास 8 7 में भी कर चुके हैं। जैसे प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है, हम इसे कैसे समझ लेंगे कि सीधी रेखा में गमन करती है? तो एक हम टेबल ले लेंगे, इस पर कार्डबोर्ड लगाते हैं। कार्डबोर्ड लगा लिए और सामने से होल बना लेते हैं। हम यहाँ एक कैंडल जला लेते हैं, मोमबत्ती।
हम जब देखेंगे यहाँ से अपने मानव नेत्र से तो हमें इसकी लौ दिखाई पड़ेगी, लेकिन यही अगर कार्डबोर्ड को थोड़ा ऊपर नीचे कर लें, अर्थात ये जो सुराख थी यहाँ न रख कर मैं यहाँ कर लूं, तो मोमबत्ती की लौ हमें नहीं दिख पाएगी। इससे भी सरल मैं बताता हूं। मोमबत्ती को जला लीजिए और एक कूट लीजिए, कागज लीजिए, किताब लीजिए और उसे इस प्रकार से आप गोलाकार मोड़ लेते हैं, ऐसा गोल करके। ऐसा मोड़ लीजिए और जब ऐसे सामने देखते हैं तो इधर कोई वस्तु को रखते हैं तो हमें दिखता है, या मोमबत्ती की लौ हमें दिख जाती है। ये जो वस्तु दिख रही है इस पर कहीं से प्रकाश आ रहा है और प्रकाश इस पर पड़ती है, परावर्तन के बाद मेरी आंखों पर आती है, तो इसका प्रतिबिंब मेरी आंखों पर पड़ती है, तब वह वस्तु हमें दिख जाती है। जब हम इस कागज के भाग को थोड़ा बेंडिंग कर लेंगे, मोड़ लेंगे, तो हमें यह वस्तु नहीं दिखेगी, क्योंकि प्रकाश की किरणें इस वस्तु पर पड़ी, अपरावर्तन के बाद इसका जो प्रतिबिंब का जो प्रकाश के द्वारा आ रहा है वह यहाँ से टकरा गई, क्योंकि यह परावर्तक सतह था, अपारदर्शी वस्तु थी, टकराकर वापस चली गई, मेरी आंखों तक नहीं पहुंच पाई। तो मानव नेत्र में हम इस क्रिया को पढ़ेंगे कि हम वस्तु को किस प्रकार देख पाते हैं, मेरा मानव नेत्र किस प्रकार देख पाता है। तो अब हम समझते हैं इसके आगे कि प्रकाशीय जो स्रोत होते हैं वो क्या है। प्रकाशीय स्रोत एक हो गई आपकी दीप्ति स्रोत, एक हो गई अदीप्ति, इसे प्रदीप्ति भी कहते हैं। वैसा स्रोत जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता, वैसा स्रोत जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है दीप्ति स्रोत कहलाता है। जैसे आपको ले लीजिए जलता हुआ बल्ब, सूर्य, जलता हुआ बल्ब लिखे तो अच्छी बात है, जलता हुआ बल्ब लिखे तो अच्छी बात है, सूर्य लिखें, टॉर्च लिखें, मोमबत्ती लिखें, जलती हुई मोमबत्ती, ऐसा नहीं कि बुझी हुई मोमबत्ती आप नाम ले लें, गलत बात है। जुगनू हो गई जिसे हम लोग भाग जोगनी कहते हैं, जो रात में एक छोटा कीड़ा होता है, जीव होता है, रात में चमकती है। तो दीप्ति स्रोत भी दो प्रकार के हैं, एक है आपको प्राकृतिक, एक है मानव निर्मित। मानव निर्मित तो प्राकृतिक में आपको हो जाएंगे जुगनू और सूर्य, मानव निर्मित हो जाएंगे मोमबत्ती, टॉर्च, बल्ब। तो दीप्ति स्रोत आपके दो प्रकार के, प्राकृतिक हो गए और मानव निर्मित हो गए। प्राकृतिक में जुगनू हो गए, सूर्य हो गए, मानव निर्मित में मोमबत्ती, टॉर्च, ये हो गई आपकी दीप्ति स्रोत। अदीप्ति स्रोत क्या होता है कि वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित ना होती हो, अदीप्तिमान कहते हैं। वैसी वस्तुएं या वैसा स्रोत जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है, अदीप्ति स्रोत कहलाते हैं। कुछ भी ले लीजिए, किताब, मेज, पत्थर इत्यादि, ठीक है। तो दीप्ति अदीप्ति हम लोग जान गए, प्रकाश के गुण जान गए। अब आगे हम लोग देखते हैं कि प्रकाश के आधार पर इन वस्तुओं को कितने भागों में बांटी गई है प्रकाश के आधार पर। तो पहला है पारभासी,
वैसी वस्तुएं जिससे होकर प्रकाश आर पार गुजर जाती हो, पूर्ण रूप से गुजर जाती हो, अर्थात जिस वस्तु से होकर हम दूसरी ओर वस्तुओं को देख पाए, पारभासी कहलाती है। पारभासी वैसी वस्तुएं जो या जिससे होकर प्रकाश के कुछ अंश पार करते हो, अर्थात जैसे तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ शीशा, ये सब उसके उदाहरण है। अगला है पारदर्शी। पारदर्शी जिस वस्तु से होकर प्रकाश की किरणें पूर्ण रूप से गुजर जाती हो, अर्थात जिस वस्तु की दूसरी ओर रखी वस्तुओं को हम आसानी से देख पाते हो, जैसे एक शीशा रखा हुआ है, कांच, उसके उस तरफ की वस्तुओं को हम देख पाए, जल, पानी भी है, तो ये सब क्या है? पारदर्शी वस्तुएं हैं। वैसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश पूर्ण रूप से गुजरती हो, अर्थात दूसरी ओर रखी वस्तु हमें आसानी से दिख जाए, दिखती है, उस वस्तु को हम कहते हैं पारदर्शी वस्तु। जैसे आपका हो गया शीशा, हवा भी वस्तु है ना, हवा भी पदार्थ है, हवा भी वस्तु है, जल, ये सब क्या हो गए? उदाहरण है पारदर्शी के। एक और है अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वैसी वस्तुएं जिससे होकर बिल्कुल भी प्रकाश की किरणें नहीं गुजरती है। जैसे में आपका हो गया ईंट, लकड़ी, मानव शरीर इत्यादि, कपड़ा, समझ रहे हैं? ये हो गए वस्तुओं को बांटा गया प्रकाश के आधार पर तीन प्रकार के। एक पारदर्शी जिससे आंशिक रूप से प्रकाश आर पार होती हो, एक पारदर्शी जिससे पूर्ण रूप से विच एलाव लाइट्स, जो वस्तुओं को प्रकाश को एलाव करती है लाइट को गुजरने के लिए, जिससे होकर प्रकाश पूर्ण रूप से गुजर जाए, पारदर्शी हो गई। एक हो गई अपारदर्शी, डोंट एलाव, जो लाइट को एलाव नहीं करता है आर पार होने में, गुजरने में, उस वस्तु को हम अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि किसी भी स्रोत से प्रकाश से जो उत्सर्जित होती है किरणें, तो प्रकाश की किरण है क्या? फिर किरण पुंज है क्या? अब हम यहाँ पढ़ते हैं प्रकाश की किरण या उसके किरणें, किरण पुंज। पहले बात को समझिए। एक बिंदु स्रोत से, मान लीजिए कि मैं एक कैंडल यहाँ बनाया और इस कैंडल को मैंने लाइटिंग किया, जलाया, तो इससे होकर प्रकाश से उत्सर्जित होने लगी, सभी दिशाओं में गमन करेगी। तो ये जो प्रकाश की किरणें है,
वह इस रूप में इससे निकल रही है। ये प्रकाश की किरणें हैं, सीधी रेखा में गमन कर रही है। तो कुछ किरणें इस प्रकार से गमन करेगी, तो किरणों के समूह को हम कहेंगे बीम ऑफ लाइट, यानी किरण पुंज। ये क्या हो गई आपको, बीम ऑफ लाइट, अर्थात किरण पुंज है, किरण पुंज। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब किरण पुंज होते कितने प्रकार के हैं, ये भी सवाल आता है एग्जाम में। किरण पुंज क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, आरेख खींचकर वर्णन करें, उदाहरण सहित वर्णन करें। मैं आपको समझा रहा हूं पूरी डिटेल में। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार के हैं। एक समानांतर किरण पुंज है, जो एक दूसरे से सीधी रेखा में गमन करती ही है, असमान दूरी बनाए रखती है, एक दूसरे को कहीं क्रॉस ना करती है। एक हो गई अपसारी, कि एक बिंदु स्रोत से निकलकर प्रकाश की किरणें फैल गई, तो अपसारी किरण पुंज हो गई। एक है अभिसारी, कि जो दूर स्थित बिंदुओं स्रोत से प्रकाश की किरणें आकर किसी एक बिंदु पर अभिसरित हो रही है, तो यह हो गई अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, ये 3 प्रकार के किरण पुंज हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं प्रकाश के किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट। प्रकाश के किरण पुंज थ्योरी क्लास में जब भी पढ़ना बैठे वीडियो खोलकर, तो जरूर कॉपी और पेन को रख लें। कॉपी और पेन को रख लेने से कुछ नोट्स भी करेंगे अपनी बातों को, तो दोबारा आपको वीडियो फिर से शुरू कर नहीं देखना पड़ेगा, और लिखी हुई चीज़ें ज़्यादा याद रहती है। प्रकाश के किरण पुंज, किरणों या प्रकाश के किरणों लिखते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं, यह 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। इसका फिगर बना के समझिए। यही है आपका समांतर किरण पुंज, इस बात को समझिए। समांतर किरण पुंज में इस प्रकार की किरण पुंज में, इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर गमन करती है। इस प्रकार की किरणें क्या कहलाती है, समांतर किरण पुंज कहलाती है। ये क्या है, किरण पुंज है, किरणों का समूह है। कैसी है, एक किरणें एक दूसरे के समांतर गमन कर रही है। इस प्रकार के किरण पुंज कैसे किरण पुंज कहलाएंगे, समांतर किरण पुंज कहलाएंगे। अब नेक्स्ट आइए, दूसरा है अपसारी किरण पुंज। पहले इसको फिगर से समझिए, उसका परिभाषित कर लीजिए। अपसारी में क्या होता है, किसी एक बिंदु स्रोत से निकलकर प्रकाश की किरणें फैल जाती है। देखिए, तो इस प्रकार के किरण पुंज क्या कहलाते हैं, अपसारी किरण पुंज कहलाते हैं। तो अगर इस बात को आप समझ लिए, तो इसको आप परिभाषित कर सकते हैं ना।
इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरणें किसी प्रकाश बिंदु स्रोत से निकलकर फैल जाती है। अन्य दिशाओं में फैल जाती है। इस प्रकार के किरण पुंज को हम क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। नेक्स्ट और थर्ड है अभिसारी। अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी नंबर थर्ड, अभिसारी किरण पुंज। इस प्रकार के किरण पुंज में क्या होता है? पहले आप तस्वीर समझिए। इस प्रकार के किरण पुंज में होता है कि किसी एक बिंदु पर अन्य स्रोतों से आकर किरण पड़ती है। तो इस प्रकार के किरणों के समूह को हम कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। क्या लिखेंगे इसका परिभाषा? इस प्रकार लिख लीजिए कि इस प्रकार की किरण पुंज में, इस प्रकार की किरण पुंज में किसी एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर अन्य स्रोतों से चलकर किरणों का समूह मिलती है। हो गया। इस प्रकार की किरण पुंज में किसी एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर अन्य स्रोतों से चलकर, अन्य स्रोतों से चलकर प्रकाश की किरणें एक निश्चित बिंदु पर मिलती है। ऐसे किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। इस प्रकार से हम लोग किरण पुंज के बारे में अध्ययन कर लिए। अब यहाँ समझिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। इस पॉइंट को भी समझ लीजिए, क्योंकि 2 नंबर का सवाल क्लास 10 में बोर्ड में यह भी पूछता है। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। बात को समझिए। ये कोई माध्यम है, मीडियम है। मैं ये माध्यम ले लेता हूं, एयर मीडियम ही ले लिया। वायु का माध्यम मैंने ले लिया। इस वायुमंडल में धूलकण होंगे, डस्ट पार्टिकल हैं, डस्ट पार्टिकल यानी धूलकण है, जलवाष्प होंगे। और जब प्रकाश की किरणें इस वायुमंडल में प्रवेश की तो एक किरणें चलकर इस पर पड़ी, तो एक कण इस किरण के प्रकाश को, उसके ताप को, उसकी ऊर्जा को अवशोषित किया होगा। अवशोषित करने के बाद वह क्या कर देती है? विसरित कर देती है। क्योंकि हम जानते हैं ऊर्जा न तो नष्ट होती है न तो उत्पन्न होता है, सिर्फ उसका रूपांतरण होता है। या तो इसको छितरा देती है, उस पर पड़ने के बाद इधर उधर छितराएगा ना। जैसे हम लोग जब बैटिंग करते हैं, पिच पे गेंद आ रही होती है, कट निकालना होता है तो सिर्फ बल्ला को ऐसे मोड़ते हैं, कट निकल गई, गली में निकल गया, ऐसे किए निकल गया कट। तो उसी प्रकार से एक प्रकाश की किरणें तो इधर उधर फैल ही जाएगी। यही है प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। और यह बात आपको क्वेश्चन हल करने में मदद करेगी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, क्या वायुमंडल का
जो आकाश का आसमान का रंग है नीला, उसी का रंग दिखता है क्या? ये बात आप समझिएगा आगे। फिलहाल मैं अभी आपको सिर्फ इस पॉइंट को बता रहा हूं कि प्रकाश का प्रकीर्णन है क्या। जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से चलकर अन्य माध्यम या किसी मीडियम में किसी दूसरे माध्यम तीन होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी ठोस, द्रव और गैस। किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उस माध्यम में मौजूद धूलकण, जलवाष्प या अन्य वस्तुओं से टकराती है। धूलकण प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर उसे विकिरित करती है। बस यही घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। यही प्रक्रिया या घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। कंप्लीट। यही हो गई प्रकाश का प्रकीर्णन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो मैं प्रकाश के बारे में सिर्फ बताया। अब है चैप्टर का मूल पॉइंट, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन है क्या, उसको अब हम लोग समझते हैं। प्रकाश का परावर्तन, चलिए देखिए, बहुत ही ढंग से समझिए। प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या हो गई? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन है क्या, बात को समझते हैं। मैंने एक परावर्तक सतह लिया। परावर्तक सतह क्या होती है? जिससे कोई वस्तु टकराकर वापस लौटती है, उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। हम पढ़े प्रकाश का परावर्तन। तो जब किसी दूसरी वस्तु से प्रकाश की किरणें टकराकर वापस लौटेंगी तो उस वस्तु को हम प्रकाश का परावर्तक सतह कहेंगे। तो प्रकाश का अच्छा परावर्तक सतह कौन होता है? जिसकी परावर्तक सतह चिकनी होती है, रुखड़ी नहीं होती है, चिकनी होती है। तो सबसे बढ़िया तो कांच रहेगा ना। कांच से चिकना क्या है? और दूसरी ओर रजतीत किया हुआ है, पालिश किया हुआ है। एक तरह से दर्पण समझ लीजिए। यह क्या है? समतल दर्पण मैंने बना दिया। आगे मैं बताऊंगा दर्पण के बारे में कि समतल दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण क्या है, वही तो पढ़ना है इस लेसन में। तो सबसे पहले मैं आपको यह नहीं कह रहा हूं कि यह दर्पण मैंने बनाया, मैं बोल रहा हूं कि यह एक परावर्तक सतह है, जिसकी परावर्तक सतह कैसी है? तो चिकनी है। अब यहां से मैं एक प्रकाश का किरण आपतित किया, तो इस किरण को हम आपतित किरण कहेंगे। आपतित और इस परावर्तक सतह पर जहां टकराया उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहेंगे।
इस बिंदु को आपतन बिंदु कहेंगे। और यहाँ टकराने के बाद यह पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस किरण को हम परावर्तित किरण कहेंगे। बस यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें चलकर किसी परावर्तक सतह से टकराती है, टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर? मैं लिखा देता हूं इसका परिभाषा। नोट कर लीजिए फटाफट। जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से चलकर एक परावर्तक सतह से टकराती है तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की किरणों को पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। लौटने की घटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसको नोट कर लीजिए, इसे नोट कर ले, इंपॉर्टेंट सवाल है, 2 नंबर का आता रहता है कि प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। अब हम लोग फर्दर आगे बढ़ेंगे। रूल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के नियम। ये तो आपको हो गए प्रकाश के परावर्तन के नियम। मैंने इसे आरेख द्वारा भी पूर्ण रूप से नहीं समझाया, अब मैं समझाऊंगा जहां से आपको निकल कर आएंगे 2 रूल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के 2 नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम। लेकिन 2 नियम लिखाने से पहले मैं अभी एक आरेख खींचूंगा और प्रकाश के परावर्तन को समझाऊंगा। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले मैं एक परावर्तक सतह बना लिया, परावर्तक सतह बना लिया। ये कुछ नहीं, एक परावर्तक सतह है ए और बी। परावर्तक सतह मैंने नाम दिया ए बी। यहां से प्रकाश की किरणें आई, इस किरण को हम कहेंगे आपतित किरण, इंसिडेंट रे, आपतित किरण है यह। यहां टकराने के बाद पुनः वापस इसी माध्यम में चली गई, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। और इस बिंदु को हम कहेंगे आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, जहां पर आपतित हुई। ये दोनों के बीच एक है अभिलंब, नॉर्मल। ये क्या है? अभिलंब। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो नॉर्मल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे। अब समझिए इस बात को। आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। यही तो पहला रूल है, यही तो पहला नियम है प्रकाश के परावर्तन का। आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं और उस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। एक ही पॉइंट पर मिलते हैं। तो पहला नियम क्या है? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है।
दो नियम है, अच्छी तरह से इसे याद कर लेनी है आपको, थोड़ा सा भी परेशानी ना हो। पहला नियम मैंने बताया, लिखा भी दूंगा, फिर से समझिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब समझिए, आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण को आई से सूचित किया गया, क्योंकि इंसिडेंट देखिए आई से। इस एंगल को आर से सूचित किया गया, इसको परावर्तन कोण कहते हैं। ये है आपका परावर्तन कोण, अरे है आपका आपतन कोण, आपतन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ये है प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम जी। प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, यानी कोण आई बराबर कोण आर होते हैं। यही तो है प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम। पहला नियम क्या था? आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कंठस्थ हो गई होगी, परंतु फिर भी मैं आपको दोनों रूल लिखा दे रहा हूं। इसे स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो में रहेगा, आप रिवर्स करके देखेंगे दोबारा। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। फर्स्ट, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और उस पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में या बिंदु पर मिलते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। यही तो है पहला नियम। दूसरा, आपतन कोण, आपतन कोण इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण ये कोण का सिंबल है, आपतन कोण परावर्तन कोण के, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर या समान होते हैं। तो परावर्तन कोण को हम सूचित करते हैं एंगल आर से, के बराबर होते हैं। ये हो गई आपके प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो इस पार्ट में आज तक इतना इस क्लास में। मिलेंगे हम नेक्स्ट डे कल दर्पण और दर्पण सूत्र के साथ, दर्पण का उपयोग, उससे बनने वाले प्रतिबिंब। तो फर्स्ट वीडियो में आपने क्या देखा? प्रकाश के बारे में समझे, पारदर्शी या पारदर्शी पारभासी वस्तुओं के बारे में समझे, किरण पुंज के बारे में जाने और प्रकाश का परावर्तन के बारे में जाने, प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझे। इतना आप क्लियर करें, आज के आज, किसी भी दिन पिछड़ना नहीं है। नेक्स्ट वीडियो हम कल फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।